दुर्योधन के तैरने की छपा छप आवाज नहीं रह गया उससे। एक मुख्तसर सी वजह है मेरे जोकर मिलने की। मैं मिट्टी का बना हूँ, गुरूर मुझ पे चलता नहीं। ये पंक्तियां शायद शायर ने भाई जलील रिजवी के लिए भी लिखी थी। मैंने उनके मैं अगले सत्र के लिए सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेश गनोदवाले जी को, और सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय कालेरे सर, मिनहाज असद सर, आदरणीय राजकमल नायक सर, गिरीश पंकज सर और शशि वर्मणकर जी को। जलील रिजवी और उनका रंग कर्म। असल में समय पर किसी का बस नहीं है और हमारा तो है ही नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि रंगकर्मियों का बस भी समय के साथ आमतौर पर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। वो कोशिश तो हमेशा करते हैं कि किसी शो की तारीख उनके मन मर्जी के मुताबिक हो जाए, लेकिन सभागार का मिलना, मौसम का साथ होना या न होना, आर्टिस्टों का समय पे आना और ना आना, ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजहों से कोई प्रस्तुति अपने समय से कभी आगे और कभी कुछ और आगे चली जाती है। खैर, आज हम आदरणीय जलील रिजवी सर का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और जो उनसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि आज उनकी तिथि है। कहने को तो ये एक तिथि है और एक औपचारिकता होती है कि हम किसी व्यक्ति को उनके किसी खास दिन पर उनका स्मरण करते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। कोई न कोई व्यक्ति हर दिन अपने कामों से, अपनी परिस्थितियों से और अपनी रचनात्मक ऊर्जा से हमारे साथ होता है। हम किसी को याद करें या ना करें, लेकिन कहीं न कहीं कोई हम सब के दिलों में अपनी तरह से होता है। आज हमने पहले यह विचार किया कि ये हम किस विषय पर बात करें, तो जाहिर तौर पर हमको उनके काम का स्मरण करना चाहिए, और इसलिए ये विषय है कि जलील रिजवी और उनका रंग कर्म। अब ये जो उनका रंग कर्म है, आप गौर करिए कि क्या ये सिर्फ उनका रंग कर्म है या हम संकेत में कोई और बात कहने जा रहे हैं। हम कहने के लिए तो अक्सर ये कहते हैं कि उनका काम, उनके लिए, उनके द्वारा। दरअसल होता ये है कि उनके माध्यम से पूरा परिवेश हमारे साथ होता है। हम एक पूरे परिवेश के साथ बात करते हैं और एक पूरे परिवेश को देखते हैं। एक डायरेक्टर के रूप में श्री रिजवी क्या अकेले थे? एक आर्टिस्ट के रूप में क्या वो अकेले थे? जैसा कि मैंने कहा, एक परिवेश उनके पास था। उस परिवेश में श्रीमती नूतन रिजवी रही हैं, समीर रिजवी उनके साथ हैं, सौम्या रिजवी है, सौरभ रिजवी है, और उसके अलावा वो सारे लोग जो एक गैलेक्सी यहाँ मंच पर है, इन सभी ने उनको बनते देखा है, उनके बनने में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तो एक व्यक्ति बहुत सारे कारणों से बनता है, और मुझे लगता है कि जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमको उन सारे कारणों को भी याद करना चाहिए, उस परिवेश को याद करना चाहिए। इस नजरिए से देखें कि आज हम रायपुर में जिस रंगमंच की हम बात करते हैं, रायपुर के जिस परिवेश की हम बात करते हैं, वो अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो उन सब लोगों का होता है जो उस पूरी यात्रा में शामिल होते हैं। जिस तरह से जलील रिजवी ने अपने जीवन के 60 साल एक संस्था को तैयार करने में बिता दिए।
आप देखिए कि बड़ी रोचक बात है कि हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हमने पूरे किए और एक व्यक्ति अपने जीवन के 60 साल एक संस्था के लिए लगाता है। कैसे उन्होंने सोचा होगा, क्या संसाधन उनके पास रहे होंगे, कितनी समस्याएं आई होगी। सफलताएं तो जाहिर है आती है समय के साथ, और ये सफलता ही है कि आज आप सब उनके साथ हैं, उनको सुन रहे हैं, उनके कामों को आपने देखा है। और ये जो मंच पे सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, ये हर एक व्यक्ति वो है जिन्होंने उनको देखा और रिजवी साहब ने इनके काम को देखा और सराहा। इसलिए ये जो यात्रा है, ये बहुत आंतरिक यात्रा है, ये आवाजाही की यात्रा है। ये सारे लोग वो हैं जो आज अगर उनके बारे में कह रहे हैं तो उनके काम को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। और रिजवी साहब अगर इन लोगों को जानते थे तो वो इनके काम से, इनके नाम से, इनके हुनर से पहचानते थे। तो आज हम इस बातचीत को कोशिश ये करें कि हम उन पर तो एकाग्र रहें ही, उसके अलावा भी अगर हम इस पूरे परिवेश पर बात कर सकें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम किसी व्यक्ति को उनके कद से आगे नहीं दिखाना चाहते और हम किसी व्यक्ति को उनके कद से नीचे रखते हुए भी देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति का सच्चा आकलन हो। एक व्यक्ति अपने जीवन पे अगर काम कर रहा था तो उसका काम क्या था, उसका काम कैसा था, और अपने समय में अपने लोगों को लेकर के, नई पीढ़ी को लेकर के, पुरानी पीढ़ियों को लेकर के वो क्या करता था। तो मैं आज की जो हमारी, इसको मैं परिचर्चा नहीं करूँगा, ये हमारी आपसी बातचीत जैसा है। और कुल मिलाकर के आप देखें कि ये सारे जो दिग्गज हैं, ये 3 पीढ़ियों के यहाँ पर लोग हैं। इन सब का अनुभव इतना है कि मैं इन सब के अनुभव के सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं इन सब के साथ बैठकर अपने आप को भी तरोताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ समझने की और कुछ सीखने की भी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज हमारी इस बातचीत की शुरुआत, देखिए थिएटर में राइटिंग एक चीज़ होती है, एक स्क्रिप्ट का जो मामला होता है आप जानते हैं, वो एक बुनियादी चीज़ होती है। अब ये अलग बात है कि आप कहेंगे तो डायरेक्टर पीछे है क्या, सवाल ये नहीं है। एक अगर कथ्य है तो कथ्य के साथ भी डायरेक्टर तो होता है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। तो अगर कथ्य होगा तो हम काम शुरू करते हैं। हमारे पीछे बहुत महत्वपूर्ण राइटर के रूप में गिरीश पंकज बैठे हुए हैं, जिनको देश पूरा जानता है और रिजवी साहब से वो बहुत करीबी उनका नाता रहा है। मैं गिरीश पंकज जी आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने तो उनको देखा, आपकी राइटिंग को उन्होंने देखा, जिस तरह से वो काम करते थे, मतलब उनके नाटकों के अगर चयन की हम बात करते हैं, कोई अनुभव आपके पास इस तरह का है क्या, आपसे वो मुलाकात होती थी? और मैं, मुझे ये भी याद है कि आपके व्यंग को लेकर भी कई बार वो कहते थे कि कुछ एक उल्लास की शक्ल में आपके व्यंग को लेकर मैं चाहता हूँ कि मंच में एक हास्य का एक ऐसा गुलदस्ता हो जो लोगों को एक नयापन दे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अनुभव आपके पास उनके उस स्तर से अगर हो तो उस पर आप थोड़ी सी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। यह लोक कल्याण की बातें कितनी है, मैसेज क्या जा रहा है उसका। तो उनके नाटकों का प्रधान लक्ष्य होता था कि हम जो नाटक करेंगे उसका मैसेज समाज में कैसा जाएगा, रचनात्मक जाएगा या अलगाववादी जाएगा। कई बार ऐसे थिएटर भी हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जिसको देख करके आपको लगता है कि अगर थिएटर ना हो तो बेहतर है। ये नाटक के नाम पर मंच पर किस तरह की चीजें हो रही है, फुहड़ता का पर्याय भी रंगकर्म बनता जा रहा है। ऐसे समय में रिजवी जी एक नैतिक रंगकर्म को लेकर के उपस्थित होते रहे और जो भी नाटक वो उठाते थे उस पर पूरी गहराई के साथ जुड़ जाते थे। व्यंग्य तो उसकी अंतर्धारा होता था, क्योंकि मैं व्यंग्य का विद्यार्थी हूँ और मैंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जिसमें व्यंग्य भी मुख्य रूप से आता है। लेकिन चाहे वो एक और थोड़ा आचार्य हो, ताम्रपात्र हो, उसकी अंतर्धारा व्यंग्य की रहती है। व्यंग्य एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से नाटक की प्रभावशीलता, नाटक का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है, नाटक सशक्त हो जाता है।
इनके जितने भी नाटक मैंने देखे, यहाँ पर भी अग्रगामी के पोस्टर लगे हुए हैं, ज्यादातर नाटक की तंत्रधारा वह ही नहीं है। अगर कोमल गांधार को भी हम देखते हैं तो उसके अंतर वस्तु अगर पकड़ने की कोशिश करें तो उसमें भी व्यंग हमें दिखाई दे। एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुककर मिलने की। मैं मिट्टी का बना हूँ, गुरूर मुझ पे जमता नहीं। ये पंक्तियां शायद शायर ने भाई जलील रिजवी के लिए ही लिखी थी। मैंने उनके व्यक्तित्व को ऐसा ही कुछ देखा। नाटक में उनकी आत्मा बसती थी और नाटक के बिना वो कुछ सोच भी पाते होंगे। नूतन भाभी शायद इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि उसके परे शायद ही कुछ सोचते होंगे। वो नाटक को जीते थे और इस बात का सशक्त प्रमाण यह है कि अंतिम समय तक वो नाटक करते रहे, नाटक की रिहर्सल करते रहे। और एक ऐसी शख्सियत के साथ में अब ऐसे समय पर जब हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छी बातों को ही स्मरण किया जाता है। मगर एक बात मैं पुख्ता तौर पर कहना चाहूंगा कि भाई जलील रिजवी ने मुझे गुंडा बना दिया। नूतन भाभी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। तो आप पूछेंगे ये समय नहीं है इस तरह की बातें करने का। ताम्रपत्र में मैं गुंडे का रोल कर रहा था, उनके साथ में काम करने का अवसर मिला। मैंने देखा कि अमूमन जो एक निर्देशक होते हैं उनका व्यवहार और भाई जलील रिजवी का व्यवहार बड़ा अलग किस्म का था। वो मित्रवत ही व्यवहार करते थे और उनके साथ में काम करना एक सुखद अनुभव रहा ताम्रपत्र। और मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि वह नाटक उन्होंने महाराष्ट्र नाट्य मंडल के लिए किया। हमारे स्वर्गीय जोगड़कर सर सीनियर, उनके विशेष आग्रह पर। तो आदमी कितना सीधा सच्चा और सरल हो सकता है बड़े एक छोटे से निमंत्रण पर और बड़े छोटे समय में उन्होंने हामी भरी, क्योंकि उनका कुल समर्पण जो था वो नाटकों के लिए था। और वह रंगमंच, जैसा कि अभी कहा भी गया कि वो ये नहीं देखते थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। मैं नाटक कर रहा हूँ, कलाकारों को आगे ला रहा हूँ, इसके लिए वो हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते थे। और उनके अनेक नाटक मुझे देखने का निश्चित तौर पर अवसर मिला। एक सफल, सक्षम और बहुत सीधे सच्चे निर्देशक के रूप में हमेशा मैंने जाना। अभी हम लोग देख भी रहे थे किस तरह से वो हम सबके अजीज जलील भाई को सबसे पहले मैं सबके नमन करता हूँ, बहुत शिद्दत से याद करता हूँ। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सी मुलाकातें हैं, काफ़ी हाउस में हो या घर में हो या अन्य जगहों पर हो। केदारनाथ से की एक छोटी सी कविता है, जानना। ये मैंने जब कविताएं की थी उस समय जलील भाई भी थे, नूतन जी भी थी। उसने कहा मैं जा रही हूं, मैंने कहा जाओ, यह जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। हालांकि ये संदर्भ दूसरा है, फिर भी मुझे लगता है कि जाना तो सभी को है, सभी जानते हैं, लेकिन कुछ है जो वो छोड़ जाते हैं। हम दैहिक रूप से उपस्थित भले ही ना रहे, लेकिन वो काम का जादू सर चढ़ के बोलते रहता है। जलील भाई ने 50 तरह के नाटक किए, बहुत लंबी एक युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, दीक्षित किया, संस्कार किए।
एक ऐसा अद्भुत आदमी, हम कहते हैं जो मिन्हाज जलील रिजवी साहब के साथ में मैं 1984 से जुड़ा था और 1988 तक के हमने उनके साथ में 4 नाटक किए थे। जो सबसे प्रसिद्ध नाटक हुआ था एक और बना शायर, उसमें मैं अश्वत्थामा का रोल किया था और उसका डायरेक्ट आज भी याद है कि अब क्या चीखूं मामा, जब चीखना था तब तो चुप रहा कायरों की तरह। ये ड्रामा लेके रिजवी साहब के साथ हम लोग बरेली गए थे यूपी, वहां पे इसका शो किए थे। अभी 85-86 की बात होगी है। मैं आपको फ्रेंड देखने ले जा रहा हूँ, जैसे पिक्चरों में आते हैं ना 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है, मेरी बात जो 35-40 साल पहले की बात है। वहां पे बहुत अच्छा हमने जब प्रदर्शन किया, एक और समाचार था, बहुत वाहवाही मिली, ठंड का दिन था और इतने अच्छे रिजवी साहब के नाटक के बाद में जब बात चलती थी रिहर्सल के बाद में क्या करना है, तो बोले चलो नए साल घूम के आ जाए। मेरे स्कूल की गुरु डॉक्टर रिजवी मैम और आप सभी मेरे साथी और सहयोगी, बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि आप अपने गुरु के लिए कुछ कहने के काबिल आप हो पाते हैं और ये तभी संभव हो पाता है जब गुरु जो है वो आप में वो बीजारोपण करते हैं। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात ये रही कि बचपन से लेकर के जब मैंने दानी स्कूल में एडमिशन लिया तो नूतन रिजवी मैडम का प्यार भरा सानिध्य भी मिला, मीठी झिड़कियां भी मिली और शिक्षण का वो जो सुनहरा दौर था हम बच्चों के लिए, वो भी उनके सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ। तो एक गुरु जिस तरीके से अपने शिष्य को तराशता है, उसकी जो पराकाष्ठा है वो मैंने रिजवी फैमिली में देखी है। और स्कूल में रहते हुए भी ये भी एक और सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैंने स्कूल में भी रिजवी सर के साथ उनके डायरेक्शन में स्वप्न वासोदत्ता में काम किया और फिर जब बड़ी हुई, शादी हुई, इसी शहर में मैं रही। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। किसी भी लड़की के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, उसका जन्म जहाँ हो, जहाँ पे वो बड़ी हो, वहीं पे उसका विवाह भी हो और वहीं उसका कर्म क्षेत्र भी हो। तो ये सारी चीज़ें मिल करके मेरे लिए एक बहुत ही एक सकारात्मक एक माहौल जो बना। और सालों बाद जब शादी के बाद बच्चे जब हो गए और थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब मैं फ्री हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ नृत्य के अलावा। नृत्य की बात जब चल रही है तो मैं रिजवी मैडम के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जब हम स्कूल में थे तो बाल मेले का उत्सव हुआ करता था और उसमें जो नृत्य कंपटीशन की जो तैयारियां होती थी वो मैडम के मार्गदर्शन में हम किया करते थे। और उसी दौरान फिर प्ले भी हुआ करता था, नाटक, नृत्य, गायन, हर चीज़ का कंपटीशन। और मैम जो है वो नृत्य के लिए हमको तैयार करती थी और सर जो है वो नाटक के लिए हमको तैयार करते थे। और अभी मैं मैम से बात कर रही थी कि हम बहुत छोटे थे, लेकिन याद है कि उनके बहुत से नाटकों की बात हो रही है रिजवी सर की, उनके नाटकों के विचार की बात हो रही है, संस्कार की बात हो रही है। हम बच्चों के जहन में एक हमेशा के लिए एक याद एक हमारे हृदय में बस के रह गई है जब उन्होंने साइंस प्ले किया था। और साइंस प्ले जो होता है एकदम अलग हटके होता है और वो जो डायरेक्शन था और उस साइंस प्ले ने इतना ज़्यादा असर डाला कि वो फर्स्ट आया और हर लेवल पे वो फर्स्ट आया, चाहे हम जिला स्तर की बात करें, चाहे हम राज्य स्तर, संभाग स्तर की बात करें, और वो फर्स्ट आया। और इसी तरह से डांस में भी हम हमेशा, मैम जो भी हमें डांस सिखाया करती थी कंपटीशन पे, सब हमारे फर्स्ट आते थे। और हमारा कंपटीशन हुआ करता था गवर्नमेंट स्कूल से बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बिलासपुर की एक घटना याद हो रही मैम, आपको भी शायद याद होगी कि जब कंपटीशन में हमें फर्स्ट अनाउंस किया गया और थोड़ी देर बाद सेकंड अनाउंसमेंट हुआ
तो बस फिर क्या था हंगामा, रिजवी सर भी उसमें कूद पड़े कि ऐसा नहीं हो सकता। जब अनाउंसमेंट हो गया तो उसके बाद अब सेकंड कैसे, और हम मानने को तैयार नहीं थे कि हम कभी सेकंड हो सकते हैं, क्योंकि हमारी छत्र छाया जो थी वो रिजवी सर और मैडम की थी। तो ऐसे में हम तो कमतर कुछ पाना ही नहीं चाहते थे। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, और एक जो नाटक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी करूँगी। एक स्कूल में जो किया वो एक ये था कि वार्षिक उत्सव हो रहा है और उसमें करना है, लेकिन जब सर ने मुझे बुलाया काफ़ी सालों बाद, तो मुझे लगा कि वो बचपन में जो बीजारोपण उन्होंने किया था और ये जो अब है, जो संस्कार उन्होंने दिए थे, वो अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। तो नाटक के क्षेत्र में मैंने फिर कदम रखा और रिजवी सर के साथ ही मैंने मिर्जा सर के निर्देशन में भी काम किया, जैन देशमुख दादा के निर्देशन में काम किया, शशि जी के निर्देशन में काम किया, और अभी फिर से शुरू किया हमने। कल ही हमारी एक स्क्रिप्ट पे बैठक हुई। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला है ये चल पड़ा, और मैं बहुत फख्र के साथ कहती हूँ कि एक अभिनेत्री के तौर पे आज यदि मुझे जाना जा रहा है तो उसमें रिजवी सर का बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए मैं ताज़िंदगी उनकी शुक्रगुजार रहूँगी, और आज अपनी बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि मैं उन्हें अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ बनी भी, मेरा अपना परिवार, मेरे बच्चे तो हैं ही मेरे साथ, पर मेरा अग्रगामी परिवार और रंग बिरादरी मेरी, रंग जगत, रंग परिवार मेरा, ऐसा लगा कि उनके जाने के बाद सब मेरे प्रति, सबका स्नेह, सबकी परवाह मैंने अपने साथ हमेशा महसूस किया। सब मेरे साथ खड़े, मेरे अपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको, आप लोगों को देखती हूँ, अपने साथ खड़ा पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज भी बहुत भावुक हो रही हूँ। मेरा अपना परिवार जो अग्रगामी परिवार है, खांडेकर भैया, शेखर है, और भी मेरे नए बच्चे भी आज साथ में जुड़े हुए, अनुराधा भी है, हमेशा मेरे परिवार की बच्ची है वो, सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सहयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिहार नहीं गए हैं यहाँ पर अभी, मुझे लगा शायद चले गए। और अशोक तिवारी जी भी आए हैं, इन्होंने बहुत, जलील रिजवी साहब का स्नेह उनके ऊपर बहुत अधिक था, राहुल सिंह जी के प्रति भी उनका बड़ा स्नेह बहुत था, और अशोक तिवारी जी ने हमेशा अपने बड़े भाई के जैसे माना है, और आज वो यहाँ हमारे बीच आए हैं। और पूरा दर्शक वर्ग जो है, मैंने हमेशा कहा है कि अपने दर्शकों के बीच अपने आप को पाकर वो बहुत ही खुशी महसूस करते थे। उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा उनके दर्शक हुआ करते थे, उनका प्यार, उनका संबंध उनको बहुत अधिक प्रेरित करता था, बहुत खुश होते थे। तो आज बस हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, मंच, उसको हम अपने तरीके से, अपनी कोशिशों से आगे बढ़ा सकें। उतनी काबिलियत तो नहीं है हमें, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरा अग्रगामी परिवार भी जुटा हुआ है हमारे साथ, और हम जल्दी ही, हमने कहा था जैसे पहले कि उनके द्वारा जो मंचित नाटक रहे हैं उनका हम पुनः हम उसको आपके सामने ला सकें, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हमने कोमल गांधार किया उनके जन्मदिन के अवसर पर, और जल्दी ही संभवतः अगले महीने में भी किसी तारीख को आप सुनेंगे कि उनका जो हास्य नाटक डॉक्टर शंकर श्रेष्ठ ने लिखा है, जो तिलकर था, वो हम आपको दिखा सकें। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों का सहयोग, प्यार हमें मिलता रहेगा। और ये जो कोमल गांधार नाटक, उनका बड़ा प्रिय नाटक था, डॉक्टर शंकर श्रेष्ठ उनके प्रिय लेखक रहे हैं, तो उसका एक संवाद खोलने के लिए मुझे कहा गया। खोली थी एक बार
इसमें बता दूं कि आंख में गांधारी की पट्टी बंधी हुई है और कभी तो ऐसे ही कह तो माइक का आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो तुमने पट्टी खोली थी एक बार? हाँ बार, एक बार, अभी जो मेरा सीन नहीं केवल एक बार। और कुछ और बता। लेकिन कब? दुर्योधन तब बड़ा हो गया था, युवा। दासी बार बार उसके विशाल शरीर, उसके चौड़े माथे का वर्णन करती थी। हाँ, बार बार। एक दासी मुझे सरोवर के किनारे ले गई। सरोवर में नहा रहा था दुर्योधन। दासी मुझे वहां बिठाकर फूल लाने चली गई। उस समय नहीं रहा गया मुझसे। बार बार एक ही प्रश्न, कैसा दिखता होगा मेरा जवान बेटा, कैसा होगा उसका माथा, उसका चेहरा, कंधे और वक्ष, कैसी होंगी उसकी आंखें। सरोवर के किनारे का वो एकांत, वो सन्नाटा, और उसे तोड़ने वाली दुर्योधन के तैरने की झपाझप आवाज नहीं आ गया उससे। मैंने धीरे से पट्टी खोली, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन दुर्योधन तब तक नहा चुका था। उसने मेरी ओर देखा, पूरा खुला शरीर, कमर में एक छोटा सा वस्त्र। मैं उसकी ओर देख रही थी। उसके शरीर के तेज, उसकी भव्यता को पी रही थी मेरी आंखें। मन सोच रहा था दुशासन कैसा होगा, मेरा विकर्ण कैसा होगा। और तब तक दुर्योधन मेरे सामने खड़ा था, शरीर पर वस्त्र डालना चाहता था। लेकिन मैंने कहा, नहीं बेटा, खुला रहने दे तेरा शरीर, देखने दे मुझे। मैं देखती रही। दुर्योधन की आंखें भर आई। उसने कहा, तू मुझे देख रही है माँ? मैं धन्य हो गई। मेरे लिए तूने अपने महासती का व्रत तोड़ दिया। तुझे कैसे बताऊं माँ, तेरी आंखों से झर रहा है अमृत, उसमें नहा रहा है मेरा पूरा शरीर। ममता का एक क्षण दे रहा है मेरे रोम रोम को एक संजीवनी। मेरी सारी प्रसव वेदना उस क्षण सार्थक होती थी महाराज। मातृत्व की एक नई व्याख्या उमड़ी थी मेरे मन में। लेकिन तभी खटका हुआ। मैंने फिर पट्टी कर ली आंखों पर। दुर्योधन ने कहा, देख बेटा, इसकी जानकारी किसी को ना हो, शकुनी को भी नहीं, तेरे पिता को भी ना हो। दुर्योधन इस पर हंसा था महाराज। उसने कहा, माँ, मुझे इतना क्षुद्र को समझ, आज तो मेरे लिए पहले से भी बड़ी हो गई। लेकिन मरते समय मृत्यु के क्षण में अपने मन के आवेग को नहीं रोक पाया। वो निकल गई उसके मुंह से सारी बातें। मृत्यु ने समाप्त कर दी सब दूरियां, सब है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महाराज। मैंने बेईमानी की, मैंने अपनी सार्वजनिक प्रतिज्ञा तोड़ने का अपराध किया, और उससे बड़ा अपराध आपको न बता देगा। लेकिन मोह के क्षण से मैं भी न बच पाई। पत्नीत्व से मातृत्व क्यों सबरा उठा मैं नहीं जानती, लेकिन उससे अपराध हुआ। आज आपको मेरा पूरा चरित्र एक पाखंड नजर आ रहा होगा। मैं आपको बहुत साधारण लग रही हूँ, लेकिन क्या करूं, नहीं रहा गया, नहीं रहा।